धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो ये दोनों बिल पर सदन के अलग अलग 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने समर्थन किया है, कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं और कुछ लोगों ने विरोध किया। इस सभी सदस्यों का मन से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और जिन लोगों ने ये बिल के लिए कुछ आपत्तियां जो उनके मन में थी आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखी है, उसका भी मैं जवाब निश्चित रूप से देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले काफ़ी सदस्यों ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में चिंता व्यक्त करी। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की 125 करोड़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है और वो चालू है। आतंकवाद को उसके जड़ के समेत उखेड़ देने के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है और मुझे भरोसा है कि जनता के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो लड़ाई है, मनीष जी ने कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर इसको लड़िएगा। मनीष जी, जरूर विचारधारा से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए जब विचारधारा ऐसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि अपमोस्ट प्रायोरिटी, टॉपमोस्ट प्रायोरिटी देश की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरे पक्ष की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसा मेरा विनम्र मत है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से 2014 से श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, इस सरकार ने डे 1 से जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की शांति को और आतंकवाद को नसीहत करने की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखी। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों की नहीं, ये जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ सदन में और राजनीतिक जलसों में तकरीरों की नहीं रही। इसको जमीन पर उतारने के लिए ढेर सारे कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाए गए। सबसे पहले सीएपीएफ की कंपनियों की कमी रहा करती थी, कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। हमने कंपनियां भी बढ़ाई और कंपनियों के आवंटन में जम्मू कश्मीर को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा। एक भी कंपनी जो वहां से सुरक्षा बलों की डिमांड है, इससे आज कम नहीं है। सीएपीएफ के जवान देश भर में सुरक्षा का काम करते हैं, नक्सलवादी क्षेत्रों में भी करते हैं, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में करते हैं, दंगे होते वहीं पर भी करते हैं, चुनाव के वक्त भी वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मगर जम्मू कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है, क्योंकि वहां जो आतंकवाद है वो पाक प्रेरित आतंकवाद है, पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है। इसकी कुछ विशिष्ट मांगे सीएपीएफ की थी, जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में बीपी व्हीकल, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन्स, रडार, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारी चीजें, पूरा एक पेज भरा जाए इतनी चीजों की इनकी रिक्वायरमेंट आई थी। मुझे इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2307 करोड़ रुपया खर्च कर उनकी सारी रिक्वायरमेंट आई। कल ही मैं रिव्यू लेकर आया हूं माननीय अध्यक्ष, सारी रिक्वायरमेंट। और सीआरपीएफ के हेड जो वहां बैठे थे, हमारे डीजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट 0 पर पहुंची। माननीय अध्यक्ष जी, वहां एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वहां सेना भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है, आईबी भी काम करती है, रॉ भी काम करती है, मिलिट्री एजेंसी भी काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी काम करती है।
अब इतनी सारी एजेंसियां जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर काम करे तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत आती थी। गत सरकार के समय के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप टीएमजी को बनाया गया और आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का प्रयास करते हैं, सफल प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति शासन लगाया, जमहूरियत की बात की जाती है, राज्यपाल शासन लगाया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी ये बात कर रहे हैं, मैं जरा उनको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किसने किया है? हमने तो एक विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन में, मगर ये सदस्यों की जानकारी के रहे इसलिए आपके माध्यम से सदन के पटल पर मैं रखना चाहता हूं। इस देश में अब तक आज होगा, उसके बाद 133 हो जाएंगे, 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया। 132 बार, 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज वो हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? और क्यों डाल रहा है, क्यों डाल रहे हैं राष्ट्रपति शासन? एक विशिष्ट परिस्थिति है। आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर ध्वस्त कर राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया था। हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें बता दें कि लोकतंत्र होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों के सामने मेरी पीड़ा रखना चाहता हूं। लोकतंत्र रहना चाहिए, वो बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीजें इस प्रकार की होती है जो वोट बैंक के लालच में इस पर कभी कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जमायत इस्लामी पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया? किसको खुश करना चाहते थे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कैडर को आज नशे दिया। जेकेएलएफ इतने सालों से किस देश का लिबरेशन करना चाहते हैं आप? किस देश का? जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश पर मानने वालों को बख्शा नहीं। जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत जितना गत सरकार के समय में डाला गया है, इतना आजादी के बाद कभी नहीं डाला गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट को बढ़ाई, जेलों की सुरक्षा चरमराई हुई, अंदर ट्रेनिंग कैंप चलते थे टेररिस्ट। AK-47 को कैसे 4 मिनट में खोलकर असेंबल किया जाता है, इसके वीडियो घूमते थे। हमारी सरकार ने जेलों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर आज जेलों के अंदर जो जा रहे हैं उनको एहसास हो रहा है कि टेररिज्म को फैलाने का मतलब क्या होता है। ये एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था उसको सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर है, 4 भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आता, सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रेट नहीं है। मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती। इसका रिव्यू कभी नहीं किया जाता, इसका रिव्यू नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष जी, 2000 लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी थी उसका हमने रिव्यू किया। उनमें से 919 ऐसे लोग जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, वो भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी, उनकी सुरक्षा को हटाने का काम ये सरकार ने। पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते, भारत के अंदर की बातों को इससे तोड़ मरोड़ कर रखा जाता।
जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, ये चैनलों पर रोक कभी नहीं की। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथोराइज चैनल थे उसका प्रसारण ये सरकार ने बंद करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ी है ऐसा मेरा नहीं मानना। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा, हर पार्टी जब सरकार में रही इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्त नाबूद करने का, इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है माननीय अध्यक्ष, बड़ा अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी, टेररिस्ट वहां से घुस कर आते थे, यहां अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोक टोक भारत के अंदर टेररिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे, वो टेररिस्टों को मारते थे, वो अपने लड़कों को मारते थे और अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी और अपने लड़के भी मरते थे, टेररिस्ट भी मरते थे। अप्रोच क्या होना चाहिए? टेररिज्म कहां से आता है, कहां से आता है? माननीय अध्यक्ष जी, हम सबको मालूम है कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेररिज्म की समस्या है वो पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेररिज्म पाक प्रेरित टेररिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे, देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़ना वो तो लड़ते ही है और मजबूती से लड़ते और मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेररिज्म की जड़ है वहां उनके घर में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले करने का काम ये भारतीय जनता। माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सवाल उठाए गए, शांति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने, हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेररिस्ट मारे गए। मैंने देखिए रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। ये भारत का आत्मरक्षा का अधिकार है। एक सार्वभौमत्व प्राप्त करने वाली देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने का माननीय अध्यक्ष। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, दुनिया भर के डिफेंस के पटनीट कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्लूक है, अचंभे में हो गया, अचानक कर दिया है। और बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था, जो बोलते थे वो तो हम सुनते थे, जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवामा हुआ, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। सबको लगता था अब क्या होगा, अचंभे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है, बीच में सेना बिछा दी, टैंकें बिछा दी, तोपें बिछा दी। मगर माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। इन्होंने टैंकें बिछाई, तोपें बिछाई, सेना बिछा दी। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों का सफाया। और एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई भी नहीं कहता कि ये फ्लूक है, पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ये अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोई पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने में अंतर है और उसके परिणामों के भी अंतर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे तो लगता था सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का बहुत मौका ही नहीं आएगा, मगर मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात करी। अब इतिहास की जब उन्होंने बात करी है तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा।
और माननीय अध्यक्ष जी, जब ये इतिहास की बात करते हैं, उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का। किसने किया विभाजन? किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी है। और ये इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की LOC तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद ना होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही ना होता। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राज्य रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था भाई, मजलिस ने किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? नहीं, मैं भी ये नहीं कहता। माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं भैया, मैंने सवाल खड़े नहीं करे। क्यों ना दे? क्यों ना दे? वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही। वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए। वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बना है। क्यों ना दे जवाब? क्यों ना दे नाम? जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना पूछना चाहता हूं। सुरेश जी प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज मुझे सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपने वादा किया था कि हम व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। आप बात सुने। जब आपके माननीय सदस्य बोले थे, मैंने इधर की बेंचों को चुप कराया था। माननीय सदस्य, 1 मिनट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, काम डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। मगर मुझे जवाब तो देने दो, मैं बताता हूं आपको। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। प्लीज।
आसन पैरों पे बैठिए, बैठिए आसन पैरों पे बैठिए। माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, व्यवस्था दे रहा हूं आसन पैरों पे, प्लीज आसन पैरों पे, माननीय सदस्यगण ऐसा आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, प्लीज 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 माननीय आप माननीय जी प्लीज। मैं बताता हूं, मगर मुझे सुनिए अधीर रंजन जी, बैठ जाओ, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भगवान। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज, हाँ मौका देख। माननीय सदस्यगण, भाई आपके नेता बोल रहे हैं, मैं सुरेश, वो सुरेश, माननीय सदस्य प्लीज, भैया आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुनो। माननीय सदस्यगण, माननीय रिप्लाई के बाद मौका देंगे आपको। आपके माननीय सदस्य ने भी हिस्ट्री बताई थी, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी, अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठ, प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था, सच्चाई सुनकर इतना दुख लगेगा। मैं फिर भी अब नाम नहीं लूंगा, चलिए प्रथम प्रधानमंत्री कहूंगा, नाम नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा भाई नाम, अरे भाई नाम नहीं लूंगा बोल दिया, अब क्या कर रहे हो आप? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं, प्लीज आसन, प्लीज बैठिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट व्यवस्था देता हूँ, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था देख लूंगा, मैं देख लूंगा। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य आसन पैरों पे, माननीय सदस्य आसन पैरों पे, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री, माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे, जब मैंने ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया था, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान पैदा नहीं होगा, और आपने उस समय कहा था कोई व्यवधान, आपको माननीय गृह मंत्री जी के बाद कोई बात कहनी है तो 2 मिनट आपको समय दूंगा। अब माननीय गृह मंत्री बोल। नहीं सर, बात यह है कि रेजोल्यूशन पे खोलने के लिए चाहिए, ये बताता हूं मैं बताता हूं, प्लीज, अब प्लीज, मैं बताता हूं, प्लीज, मैं आपको बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि ये संधि सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुई, देश की 630 रियासतों के साथ हुई। मेरा यही कहने का मतलब है, 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं बचा है। एक ही जगह नेगोशिएशन श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, वहां 370 है। भाई मैं बोल रहा हूं, देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस ग्रुप के नेता अधीर रंजन जी कह रहे हैं स्पेशल सिचुएशन था, और इनके ये अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है। आजादी के समय एक काम भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। आप
माननीय अभिनंदन जी, आप बोलने ही नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? बैठ जाइए। जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं हो। माननीय अध्यक्ष जी, बिल पर ही बोल रहा हूं भाई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, चिंता व्यक्त करिए। माननीय सदस्यगण, सीट पर बैठे बैठे ज्ञान मत दीजिए। ये संसद है, मर्यादा से चलेगी। माननीय सदस्यगण, प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भाई, माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा गया है कि भरोसा नहीं। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम और भारत की अवाम के बीच में खाई पैदा हुई, मगर भरोसा क्यों नहीं बना? क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। कौन इसके नेता थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई वहां। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी पुट ऑल एग्स इन शेख अब्दुल्ला's बकेट। सारे अंडे की टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग गए। स्थिति क्या हुई माननीय अध्यक्ष? स्थिति क्या हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में 2 प्रधानमंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, उनको जेल के अंदर डाल दिया और जेल के अंदर उनका शंकास्पद मृत्यु हो गया। अब कहेंगे कि मृत्यु होते हैं क्या कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष, उसकी जांच तो हो सकती है ना, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देश के विपक्ष का नेता था, इतनी बड़ी नई बनी हुई मगर एक पार्टी का नेता था, देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। आज बंगाल भारत में है तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है, वरना आज बंगाल भारत में नहीं है। माननीय अध्यक्ष, उनकी मृत्यु हुई, जांच नहीं की गई। उसके बाद में देश में हालात ऐसे बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत कर उनको जेल में डालना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? और वहीं से विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है। मनीष भाई, माननीय सदस्य, आपने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती। ओवैसी साहब अच्छा हो गए, आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव कराए गए 57 में, चुनाव कराए गए 62 में, चुनाव कराए गए 67 में। शंका क्यों उत्पन्न होती है? उसका मूल वही है क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्जी करा गए जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को वोट नहीं दी। हमारी सरकार नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार नहीं थी। ना 57 में थी, ना 62 में थी, ना 67 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक, और वहीं से जम्मू कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरख्त बनकर खड़ा है। ये हमने नहीं शुरू किया माननीय अध्यक्ष। यहां पर बैठे जम्मू कश्मीर के मेंबरान भी बैठे हैं, वो शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे श्रीनगर जिले के, और आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी। उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे, उस वक्त 2 हिस्से होते थे। एक जनता ने चुने हुए एमएलए होते थे, एक खालिक साहब ने बनाए हुए एमएलए होते थे। तीनों चुनाव के अंदर खालिक के सामने ही
पर्चे दिए जाते थे, खालिद साहब उसको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। ये डेमोक्रेसी का मजाक हमने नहीं उड़ाया साहब, डेमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं करी। जब खालिद जैसे लोग सरकार के एजेंट बनकर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो 77 में मोरारजी भाई ने कराया, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार। चुनाव हमारे शासन में हुआ, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए कोई खालिद को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मैंडेट दिया उसको साहब हमने स्वीकार किया। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की उसमें कोई दखल नहीं होगी। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे, नहीं, सवाल आपकी बेंच से ही उठा, इसलिए उठा कि पहले इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, हम नहीं चलाते हुए। हमारे समय में इलेक्शन कमीशन के फैसले इलेक्शन कमीशन करता है। अरे रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड है। अगर आपको ऐसे भी तीन अलग अलग चुनाव आपने कराए साहब, इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती है, जीतती है, जीत कर आती है। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वाधान में वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जो रैगिंग नहीं करती। माननीय अध्यक्ष जी, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाला, बाहर निकाला, फिर से सीएम बनाया, फिर से झगड़ा किया, फारूक अब्दुल्ला को सीएम बने फारूक अब्दुल्ला जी, और फारूक अब्दुल्ला को निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है साहब। यहाँ से बीके नेहरू गवर्नर बनकर गए और उनको कहा गया कि अब राष्ट्रपति शासन का रिपोर्ट भेजिए। बीके नेहरू कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं, किन के रिश्तेदार है वो भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बीके नेहरू साहब को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी, रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बीके नेहरू का इस्तीफा कराया गया, दूसरा गवर्नर भेजा गया और दूसरे गवर्नर ने 3 ही दिन में 356 का उपयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई? शंका इसलिए पैदा हुई जम्मू कश्मीर के अवाम के दिमाग के अंदर। शंका इसलिए शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे शंका के बीज। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, गुल मोहम्मद शाह को पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1 महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुल मोहम्मद शाह भारत के किसी सूबे के मुख्यमंत्री है या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्यमंत्री। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा। और ये पूरी उठापटक जो चली शेख अब्दुल्ला से लेकर गुल मोहम्मद शाह तक की, वो उठापटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी गवर्नेंस समाप्त हो गया, गवर्नेंस डिस्ट्रॉय हो गया। टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ने की जो मंशा थी, सिक्योरिटी फोर्स का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर के जनता का जो विश्वास था, वो चूर चूर हो गया और टेररिज्म पीक पर पहुंचता गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है वो समझना पड़ेगा, उसकी दवाई करनी पड़ेगी। भले कटु हो, वो दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है, आतंकवाद को वो दवाई ही। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है वह चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर झंडा फहराना था। और उस वक्त हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, हम दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे साहब। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं, ये रिकॉर्ड क्लियर है इस हाउस में। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं है। जो भारत को तोड़ना है, तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना है। मैं ये नहीं कहता जम्मू कश्मीर की आवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों को नौकरियां, मैं बाद में आऊंगा क्या क्या किया है, बच्चों को नौकरियां देने की शुरुआत की, कोर्टों को एस्टैब्लिश किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करी, मिड डे मील उन तक पहुंचता रहा। आज जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा सहायता पेंशन पहुंच रही है माननीय अध्यक्ष। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे का पेंशन मिल रहा है माननीय अध्यक्ष। उनको आज प्रधानमंत्री जी का कार्ड मिल गया है जिससे 5 लाख तक की दवाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, शौचालय पहुंचा है माननीय अध्यक्ष जी। हम डर पैदा करना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को हम हमारा मानते हैं, हमारी है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है वो हटाने में हमें तकलीफ पड़ रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूं। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे, 2 बातें हैं, 2 असलियत ही बता रहा हूं मैं। अभी तो बहुत है, जरा सुनो भाई। अधीर रंजन जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी, ठीक भैया, ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, हम कश्मीर की आवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था? सिर्फ 3 ही परिवार इतने साल तक कश्मीर के पर शासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वो करे, तहसील पंचायत का भी वो करे, जिला पंचायत का भी वो करे, म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी वो करे, और सरकार भी वो चलाए। क्यों भाई? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आज माननीय अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए, आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है, 40,000 पंच सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गांव का विकास कर रहे हैं। विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़े करने की प्रक्रिया है। हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए। हसनान साहब, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अधिकार हमने नहीं लिया, अधिकार हमने दिया है। और वही तकलीफ है कि अधिकार 3 परिवारों के पास से निकलकर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, और ये पंचायत का चुनाव होना चाहिए। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ही ये सपना था, इसी सदन में लेकर आए, मगर दुख का विषय है जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचा। वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं। हमने साहब तारीख के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं जिसमें असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियां बही, सैकड़ों लोग मारे गए, 40,000 पदों के 4,000 गांवों में चुनाव हुआ। खून का कतरा भी जम्मू कश्मीर की भूमि पर नहीं, और आप कह रहे हैं कंट्रोल नहीं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, एक खून का कतरा भी जम्मू कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा, और आप कह रहे हैं कंट्रोल नहीं। कंट्रोल है, मगर ये कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नजरिया अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता को भरोसों में लेने का सवाल है, हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनका कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उनको कुछ ज़्यादा भी देना चाहिए पड़ेगा तो हमारी इसलिए तैयारी है क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज़्यादा देने में कोई दिल नरेंद्र मोदी जी का या हमारी सरकार का छोटा नहीं हो जाएगा। हम बड़े हृदय के साथ इसके विकास में हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार, ये सिर्फ तकरीर नहीं है। हम जब कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं तो सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री जी ने एक आज़ादी के बाद सबसे पहला, सबसे बड़ा एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए 80,000 करोड़ रुपए का देने का था। माननीय अध्यक्ष जी, पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो पैकेज सर्वस्पर्शी है। लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है, पहाड़ियों को भी स्पर्श करता है। ये सर्वस्पर्शीय पैकेज है। ये पैकेज सर्वसमावेशक पैकेज से माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हर एक नागरिक का जम्मू कश्मीर का समावेश होता है। ये पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, 16 सड़कें हैं बड़ी, 8 पावर प्रोजेक्ट हैं, 2 एम्स हैं, 2 IIM है, 1 IIT है। और पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई। कल मैं रिव्यू लेने के गया था, एक ब्रिज बताया गया, 32 साल से भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे लगे हैं, मगर ब्रिज अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। मगर साहब, माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है, जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन ही हम भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 82% धनराशि भेजी जा चुकी है। 44% से ज़्यादा धनराशि के टेंडर आवंटित हो चुके हैं और 16 प्रोजेक्ट अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त किया। माननीय अध्यक्ष जी, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार 45% भूभाग लद्दाख का था, मगर वहाँ पर स्थानीय इकाई के चुनाव हो सके ऐसी स्थिति नहीं, बिखरे पड़े हैं। बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर छुटपुट रहते हैं, तो हमने वहाँ हिल काउंसिल बनाकर पंचायत की तरह उनके विकास का अधिकार उनको सुपुर्द करने का काम किया। और आज़ादी के बाद पहली बार लद्दाख को लग रहा है कि हिल काउंसिल के दृष्टि से हमें हमारा बजट हमें खुद दी। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी फरियाद थी कि हमें प्रशासन का अनुभव नहीं है, पहली बार अधिकार मिला है आज़ादी के बाद, हो सकता है खर्च हम न कर पाए, एक ही साल की अवधि देते हो, तो लद्दाख को एक स्पेशल हमने फेवर दिया है कि इनकी काउंसिल के जरिए जो काउंसिल को जो बजट दिया जाएगा वो लैप्स नहीं होगा, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से सालों तक बच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम चिंता करने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीनगर लेक ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर दी गई है। कारगिल और हैंडली में 7500 मेगावाट की क्षमता से चलने वाला सोलर प्लांट की नींव रख दी गई है। 2 नए डिग्री कॉलेज लद्दाख में खुले, 5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग के मार्ग खुले हैं। मैंने कल रिव्यू में पूछा, 5 मार्ग पर आज तक दुनिया भर के 170 से ज़्यादा दल ट्रेकिंग के लिए आए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लेह लद्दाख के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, 6 राज्य और दिल्ली में हमारे कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निष्कासित किए गए, जो भाग कर आए, उनके लिए भी हमने बहुत कदम उठाए। उनकी नकद राहत को 2015 में 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया गया। 2018 में उसको 13,000 किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा इनके सीधे अकाउंट में पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार में 3,000 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, उनके लिए किए गए। इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है और 600 से ज़्यादा लोगों को मिला है। ओवैसी साहब मुझे पूछ रहे थे क्या किया पंडितों के लिए। मैं मानता हूं कि वो सुनते होंगे, उनका ध्यान भी होगा। घाटी के अंदर 6,000 ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए हमने शुरू किया है। अब जम्मू प्रवासियों को भी कश्मीर की तरह जो बाहर गए हैं
उनको भी नकद राशि दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और छम्ब से जो विस्थापित आए थे, जिनको वहाँ से भागना पड़ा, उनको 5.5 लाख प्रति परिवार सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को आनंद है माननीय अध्यक्ष जी कि 26,989 लोगों को 1100 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया है। 70 साल तक के लिए भरोसा इसलिए टूटता है, शंका इसलिए उत्पन्न होती है। माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी आए, उनको भी 5.5 लाख रुपया देने की शुरुआत करी है। माननीय अध्यक्ष जी, सीमा पार से जो गोलीबारी होती है जम्मू कश्मीर में, इनके नुकसान के लिए मृत्यु अथवा 50% दिव्यांगता के मामले में 5 लाख तक की राशि दी गई। दुधारू पशुओं की हानि पर 50,000 रुपया दिया गया। कठुआ, साम, जम्मू, रजौरी और पुंछ जिलों में 10,000 से ज़्यादा और 15,000 बंकरों का निर्माण की शुरुआत की गई। 4400 बंकर बने जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रोजगारी बड़ा मुद्दा, इसके सृजन के लिए भी हमने बहुत काम किया है। बॉर्डर बटालियंस को 2 बॉर्डर बटालियंस को मंजूरी दी गई। 2000 नए विशेष पुलिस अधिकारियों की जगह मंजूर कर दी गई, जिनकी भर्ती हो चुकी है, ट्रेनिंग चालू है। 5 नई IR बटालियन, 2 नई वुमेन बटालियन, सीमावर्ती जिलों में 60% आरक्षण भर्ती के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये 1 साल के अंदर ये काम हुआ। अध्यादेश जारी करने के बाद आरक्षण के मामले में नियंत्रण लेखा के पास जो रहे हैं, उनको भी ये फायदा हो गया। और आप सब सहमति देंगे, इसको कानून बनाएंगे तो जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में 41,000 नए पद सृजित किए गए हैं। हिमायत, उड़ान और PMKVY जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.87 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। देश के दूसरे स्थानों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के लिए 18,000 से ज़्यादा युवकों को PM स्कॉलरशिप देने का काम किया गया। और वतन को जाने प्रोग्राम के तहत 6,000 कश्मीरी युवाओं को जो शंका आपके समय में सृजित हुई थी, वो शंका का निवारण करने के लिए देश भर में घुमाकर देश आपका है इसका एहसास दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। सेवा के माध्यम से कुपवाड़ा में लगभग 880 मास्टर ट्रेनर्स, 49 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी लंबी चीज़ें हैं, मैं सदन का ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो भय की बात है, इसके 2 हिस्से हैं। जो जम्मू कश्मीर के अमन पसंद आवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, उत्साह है। उनको नए मौके दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है 70 साल के बाद ये 3 परिवारों की चुंगाल से हम हटा। मगर जिनके मन में जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना चाहता हूं, हाँ, उनके मन में भय है, होना चाहिए और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। जो देश के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको जरूर भयभीत होना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, और वो शासन का, अच्छे शासन का गुण देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे सदस्यों ने अलग अलग चीज़ें उठाई हैं। अपने भर्तृहरि जी ने उठाया कि ऑर्डिनेंस को फिर से राज्यसभा के विधानमंडल की अनुमति की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत की दोनों संसद के दोनों सदनों को ये अधिकार दिया हुआ है। हाँ, मगर नई चुनी हुई सरकार आती है तो उसको जरूर पुनः विचार कर सकती है। तो कोई भी बिल पर कोई भी सदन फिर से पुनः विचार कर सकता है। अगर वहाँ विधानमंडल है तो उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दानिश अली जी ने कहा, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नीति चालू रहना चाहिए। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नीति दानिश अली साहब चालू ही है। इंसानियत तो वो है कि 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं को एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम ये सरकार ने, उसकी झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया है।
जम्मू कश्मीर के अंदर 1,42,000 लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। इंसानियत तो ये है साहब, इनके मन में जो भय था, शंका थी, अविश्वास था, वो दूर करने के लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो खड़ा करते थे उनके मन में भय का सृजन किया है। यही इंसानियत है। जमहूरियत का जहाँ तक सवाल है, 87 लोगों की जमहूरियत की बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा हम चुनाव करा लेंगे, शांति प्रिय चुनाव होंगे, कोई हमारा दखल नहीं होगा। मगर हमने 40,000 लोगों तक जमहूरियत को पहुँचाने का काम दानिश अली साहब हमने किया। 70 साल तक के 40,000 लोगों को जमहूरियत मालूम नहीं थी क्या था। उनके वोट सरकार के एजेंट डाल देते थे, वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे, वो अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख सकते, मेरे गांव में क्या चाहिए वो तय नहीं कर सकते थे, मेरे तहसील के अंदर, मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए वो तय नहीं कर सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं कि आज गांव का विकास कैसे करना, वो गांव के सरपंच और पंच बैठकर कर रहे हैं और 1 करोड़ 50 लाख 80 लाख जैसी अमाउंट ग्राम पंचायत के खाते में सीधी दिल्ली के खजाने से जाती है। इसको जमहूरियत कहते हैं। और जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है। कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के अंदर है। कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की। किसने सूफीज्म को भगाया? किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया? ये कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्या? कहां गए सूफी? कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर सवाल करते हैं उनको पूछना चाहता हूं, कहां है सूफी? माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की संस्कृति की हम रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। आपके माध्यम से पूरे सदन को और देश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कश्मीरियत जरा भी डाइल्यूट नहीं होगी, ये हमारा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाए। प्रेमचंद्रन जी, मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन 356 कितनी बार किस पार्टी से लगाई, और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर से पढ़ लेता हूँ। और ऑर्डिनेंस के आंकड़े आप देखोगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं देना नहीं चाहता, जितने ऑर्डिनेंस कांग्रेस के शासन में आए माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर सब शासन में इतने नहीं आए, इसके 1/4 आए। इसलिए आप हमें ये न करो। और 6 महीने में ऑर्डिनेंस को सदन में लाना ही पड़ता है। हम चर्चा भी करते हैं, शांति से चर्चा। आपके एक एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि डिलिमिटेशन का क्या करोगे? अरे चले गए, छोड़ दो, चलो। श्री नायडू ने कहा कि गृह मंत्री जी, नायडू जी ने कहा, गृह मंत्री जी एश्योरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे। इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराना होता है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगा माननीय अध्यक्ष जी, 1 सेकंड की भी देरी चुनाव कराने में हमारी सरकार नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय नहीं, मगर जवाब चाहिए तो मैं दे दूं उसका। आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूं। 13 बार आपने करा है, जब आपकी बारी आई तब सहन नहीं होता है। 13 बार ऐसे चुनाव करा है कांग्रेस पार्टी ने, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया इसको। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है। एंग्री नहीं हो रहा हूं, एंग्री जरा भी नहीं हो रहा हूं भैया। इतना है, ऐसा है, सुनिए तो मैं बताता हूं। आवाज, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, आवाज ऊंची हुई है। सुनिए भाई, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं, मेरी आवाज ऊंची हुई है। इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन ले। माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा, अरे भैया इसमें इतना पर्सनली क्यों लेते हो? कोई आदमी की आवाज बड़ी हो सकती है, आवाज पे क्यों जाते हो? कंटेंट पर जाओ। साहब, हसनान साहब ने कहा कि 370 है, 370 है, 370। मैं मानता हूं हसनान साहब 370 है, मगर आगे अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं।
ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। अस्थाई शब्द आप भूल गए हैं और या तो जानबूझकर पढ़ते नहीं हैं। 370 हमारे संविधान का अस्थाई मुद्दा है, ये याद रखिएगा। और शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है, शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि अप्रोच में परिवर्तन, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सदन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे अप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा अप्रोच पहले भी वो था, आज भी वो है, आगे भी ये रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, संस्कृत और शिक्षित बनाने का अप्रोच जस का तस हमारा पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए परिवर्तन की चिंता न करें माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोनों बिल जो आज मैं लेकर आया हूं वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है। ओवैसी साहब ने ये भी पूछा था कि भाई इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। काफ़ी मेंबरों ने भी पूछा कि लोकसभा के साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, लोकसभा की 6 सीट होती है, 6 प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोकसभा के साथ इन सबको सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी, अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम तुरंत चुनाव करा लेंगे, इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। और कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, मगर हम तभी कर सकते हैं जब चुनाव आयोग हमें के। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों बिल में लेकर मैं आया हूँ, उसमें माननीय मनीष जी अब सुने, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन करिए। यही विनंती कर मेरी बात समाप्त।